नमस्कार। पिछले वीडियो में हम मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत या ऐसा कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मौर्यों की जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के दो प्रधान अंगों के ऊपर वो चर्चा की थी। हमने देखा था कि मौर्यों की जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसका सर्वप्रमुख और उसका प्रधान अंग या ऐसा कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर सम्राट या राजा होता था, जो कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे प्रधान अंग था। और शासन कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए दूसरी जो मंत्री परिषद होती थी वो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा प्रधान अंग होता था। अर्थात मौर्यों की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के दो प्रमुख अंग थे, एक तो राजा अर्थात सम्राट और दूसरा मंत्री परिषद, जिसे अशोक के अभिलेखों में परिषा के नाम से संबोधित किया गया है। और मंत्री परिषद के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हो विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे 18 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है जिनके ऊपर हमने कल चर्चा की थी। साथ ही साथ कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के ऐसे अधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, जो एक प्रकार से संभवतः अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते थे। अर्थशास्त्र में इन्हें अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया गया है और अर्थशास्त्र में ऐसे 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। जिसे वर्तमान में भी केंद्रीय प्रशासन में जो विभाग बांटे गए हैं, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, विदेश विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी संभवतः केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न विभागों का बंटवारा किया गया था और उन विभागों के जो प्रधान प्रमुख होते थे उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में ऐसे ही 26 विभागों और उनके अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, जिनके ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, इन 26 विभागों में से हम कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके ऊपर आज चर्चा करेंगे, जैसे कि पोतवाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आक्राध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष। इस प्रकार के कुल मिलाकर 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न कई बार विभागाध्यक्ष का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है यह वर्तमान के किस विभाग से समीचीन होता है या किस विभाग के समकक्ष था। तो हम कुछ विभागों के ऊपर, ऐसे ही कुछ विभागों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। जैसे पहला विभाग था लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, देखिए, मौर्यों की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में मुद्रा जारी करने और मुद्रा को ढालने से संबंधित जो टकसाल विभाग होता था उस विभाग का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। यानी कि राजकीय मुद्रा और टकसाल से संबंधित जो विभाग था, मुद्रा और टकसाल विभाग का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। दूसरा था पोतवाध्यक्ष, यानी कि नाप तोल विभाग से संबंधित जो अध्यक्ष होता था, यानी केंद्रीय नापतोल विभाग का जो अध्यक्ष है वो पोतवाध्यक्ष कहलाता था। इसी प्रकार शुल्काध्यक्ष,
राजकीय जो चुंगी वसूल की जाती थी तथा साथ ही साथ जुर्माने से संबंधित जो विभाग होता था, यानी राजकीय चुंगी और जुर्माने से संबंधित जो विभाग था उस विभाग के अध्यक्ष को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। इसी प्रकार सीताध्यक्ष जो केंद्रीय कृषि विभाग होता था उसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। केंद्रीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। इसी प्रकार राजकीय जो खाने थी, जो सरकारी नियंत्रण वाली खाने थी, उनके अध्यक्ष को यानी खान विभाग जो था उस खान विभाग के अध्यक्ष को आकराध्यक्ष कहा जाता था। राजकीय चारागाह से संबंधित जो विभाग था उसके अध्यक्ष को विविताध्यक्ष, इसी प्रकार व्यापार वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पन्याध्यक्ष, राजकीय बूचड़ खाने से संबंधित विभाग के अध्यक्ष को सूनाध्यक्ष और विदेशी यात्रियों के आने और भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए जो पासपोर्ट विभाग था उस पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। इसी प्रकार जो नौसेना विभाग था उसके अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहा जाता था। जो वेश्यालय थे उन वेश्यालयों के निरीक्षक को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। राजकीय जो वस्त्र विभाग होता था उस वस्त्र विभाग के अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। इस प्रकार के अर्थशास्त्र में लगभग 26 विभागों और उनके अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में भी जो विभाग बंटे हुए हैं केंद्रीय स्तर पर, प्रत्येक विभाग का जो प्रधान सचिव होता है, संभवतः ये अध्यक्ष भी उसी प्रधान सचिव के समकक्ष होते थे। जैसे कि कृषि सचिव, संभवतः कृषि सचिव एक प्रकार से मौर्यकालीन सीताध्यक्ष के समकक्ष ही अधिकारी, या सीताध्यक्ष जो है मौर्यकालीन जो कि कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, आधुनिक कृषि सचिव के समकक्ष अधिकारी ही होता था। इस प्रकार मौर्यों की जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके दो प्रधान अंग थे, पहला सम्राट अर्थात राजा और दूसरा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में जो विस्तृत उल्लेख है वो अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 18 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है और इन मंत्रियों के नीचे लगभग 26 प्रकार के विभागों और उनके अध्यक्षों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में मिलता है। इसी प्रकार मौर्यों द्वारा जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया था उस विशाल साम्राज्य में महज केंद्रीय प्रशासन के द्वारा नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण और शांति तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं था। संभवतः इसी कारण उस विशाल मौर्य साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटकर वहां पर भी प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसके बारे में हमें जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ साथ मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों और मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका से भी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उस ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य जो साम्राज्य था उसको शासन सुविधा यानी कि प्रशासन सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था, अर्थात मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। किंतु अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रांतों अर्थात चक्रों की संख्या का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में अशोक के समय 5 प्रांतों यानी चक्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी आधुनिक तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी राजधानी यानी मौर्य सम्राट अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य है वो 5 प्रांतों में विभाजित था, जिनमें पहला प्रांत था उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा प्रांत था प्राची
जिसे मध्य देश भी कहा जाता था, अर्थात मध्य और पूर्वी भारत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तीसरा जो प्रांत था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। चौथा जो प्रांत था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, सुवर्णगिरी। और पांचवा जो प्रांत था कलिंग, जिसकी राजधानी तोशली। कुछ स्थानों पर समापा का उल्लेख भी मिलता है। तोशली अर्थात समापा कलिंग प्रांत की राजधानी थी। यद्यपि अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अशोक के अभिलेखों के साथ साथ अर्थशास्त्र में प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होती है। और अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य काल में जो प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी था, अर्थात मौर्य काल में प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में सामान्यतया मौर्य राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो 5 प्रांतीय चक्र थे, इनके प्रांतीय प्रशासक अर्थात प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में सामान्य रूप से मौर्य राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था, जो कि एक प्रकार से प्रांतीय प्रशासक या जो प्रांतपति का जो पद होता था, वो प्रांत का सर्वेसर्वा होता था। उसे कुछ मामलों में स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई थी और प्रांतपति के पद पर या प्रांतीय प्रशासक के पद पर बहुधा मौर्य राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें अर्थशास्त्र में कुमार महामात्र कहा गया है। कुमार महामात्र है वो मौर्य राजकुमार होने के साथ साथ प्रांतीय प्रशासक होते थे, तथा प्रांतीय प्रशासन में इनकी सहायता के लिए महामात्य तथा कुछ अन्य अधिकारियों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में मिलता है। कभी कभी मौर्य राजकुमारों के वयस्क न होने की स्थिति में राज परिवार से भिन्न व्यक्तियों को भी प्रांतीय प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता था। राजकुमारों से भिन्न प्रांतीय प्रशासक नियुक्त करने की स्थिति में राज परिवार के अत्यंत निकट और विश्वसनीय व्यक्तियों को ही प्रांतीय प्रशासक के पद पर है वो नियुक्त किया जाता था। और ऐसे प्रांतीय प्रशासकों को अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय के नाम से संबोधित किया गया है। यानी कि राज परिवार से भिन्न जो प्रांतीय प्रशासक होते थे, उन्हें राष्ट्रीय कहा जाता था। अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी नीतियों, सिद्धांतों और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ अपनी नीतियों और सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए मौर्य प्रशासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे, तथा कुछ नए अधिकारियों को भी नियुक्त किया था, जिनके बारे में हमें उसके अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। इन अधिकारियों में सर्वप्रमुख राजुक, दूसरा युक्त और तीसरा प्रादेशिक प्रमुख थे। राजुक जो है, जिसका उल्लेख उसके अभिलेखों में भी बार बार हुआ है, राजुक मौर्य सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त भूमि और न्याय से संबंधित प्रांतीय अधिकारी होता था। यानी यह एक प्रांत स्तर का अधिकारी होता था, स्टेट लेवल का अधिकारी होता था, जिसका प्रमुख कार्य भूमि और न्याय से संबंधित था। यह मुख्य रूप से दंड समता और व्यवहार समता स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य होता था। अर्थात दंड की समानता, समान दंड के लिए समान अपराध और व्यवहार समता, यानी कि चाहे ऊंच नीच आदि की बिना भेदभाव के सभी से समान व्यवहार, समान न्याय
और समान दंड व्यवस्था स्थापित करना ही इसका प्रधान कार्य होता था। दूसरा जो प्रमुख अधिकारी होता था प्रांतीय स्तर का अधिकारी, वो था युक्त। युक्त जो है यह भी प्रांतीय स्तर का अधिकारी होता था और यह मुख्य रूप से राजस्व और लेखा विभाग से संबंधित होता था, अर्थात रेवेन्यू और अकाउंट डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारी होता था और प्रांत का सबसे बड़ा लेखा और राजस्व संबंधी अधिकारी माना जाता था। तीसरा जो अधिकारी था प्रादेशिक। देखिए, इस पर विद्वानों में मतभेद है, इतिहासकारों में। कुछ के अनुसार यह जो है प्रांतीय अधिकारी होता था, कुछ के अनुसार यह प्रादेशिक। प्रदेश नामक इकाई जो आधुनिक जिले के समकक्ष होती थी का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था और इसका प्रमुख कार्य एक प्रकार से करों को वसूल करना तथा फौजदारी न्याय प्रदान करना था। अशोक के अभिलेखों से ही ज्ञात होता है कि इन तीनों प्रमुख अधिकारियों को अपने अपने निश्चित दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ प्रत्येक 5वें वर्ष अपने प्रांतों के विभिन्न भागों का दौरा करना पड़ता था और धम्म के प्रचार के साथ साथ मौर्य सम्राट अशोक की नीतियों और सिद्धांतों के क्रियान्वयन को व्यापक रूप से लागू करना भी था। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों और कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के से पता चलता है कि मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो प्रांतीय स्तर तक ही नहीं थी, बल्कि मौर्य प्रशासन को या मौर्यों के प्रांतीय प्रशासन को भी शासन सुविधा की दृष्टि से अनेक खंडों और अनेक विभागों में विभाजित किया गया था। प्रांत अर्थात चक्रों को जनपद नामक इकाई में विभाजित किया गया था, अर्थात प्रांतों से जो छोटी इकाई थी उसे जनपद, जिसे कुछ स्थानों पर आहार और विषय भी कहा गया है, में विभाजित किया गया था। जैसे कि वर्तमान समय में प्रांत अर्थात राज्य जो है वो जिलों में विभाजित होते हैं, यानी प्रांत से छोटी इकाई या राज्य से छोटी इकाई जिले हैं वर्तमान में, और जिलों से छोटी तहसील। उसी प्रकार मौर्य काल में भी प्रांत अर्थात चक्रों से जो छोटी प्रशासनिक इकाई है उसे जनपद या आहार या विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान प्रशासनिक अधिकारी विषयपति कहलाता था। जनपद से छोटी जो प्रशासनिक इकाई है उसे स्थानीय कहा जाता था, जिसमें एक प्रकार से 800 गांवों के समूह को सम्मिलित किया जाता था। यानी जनपद यानी कि जो जिला स्तरीय इकाई थी उससे छोटी जो इकाई थी प्रशासनिक इकाई उसे स्थानीय कहा जाता था, जिसमें लगभग 800 गांवों का समूह होता था। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई को द्रोणमुख कहा जाता था, जिसमें लगभग 400 गांवों का समूह होता था। द्रोणमुख से छोटी जो प्रशासनिक इकाई है उसे खावरटिक कहा जाता था, खावरटिक, जिसमें लगभग 200 गांवों का समूह होता था। और खावरटिक से छोटी इकाई प्रशासनिक इकाई को संग्रहण कहा जाता था, जो कि लगभग 100 गांवों का समूह होता था। और मौर्य काल की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है वो ग्राम होता था। यानी मौर्य काल में इस प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। उसके पश्चात 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। 200 गांवों के समूह अर्थात 2 संग्रहण को एक खावरटिक कहा जाता था। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख और 800 गांवों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। मौर्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। यानी गांव का जो प्रमुख अधिकारी होता था, मुखिया होता था, उसे ग्रामिक कहा जाता था। अगले वीडियो में हम मौर्यों के वो नगर
प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ उनके न्यायिक प्रशासन के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।